हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। जब से हमारे देश में ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आया है तभी से लोग इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं और हाल ही में जितनी भी पिटीशंस इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के खिलाफ आई थी सुप्रीम कोर्ट में, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा डिसाइड करने के लिए ऑर्डर पास किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जानेंगे सारा मुद्दा क्या है और इस वीडियो में हम आर्टिकल 15-16 के अलावा आर्टिकल 145 और इंदिरा स्वानी केस वाला जजमेंट पढ़ेंगे। ये वीडियो एडवोकेट्स, लॉ स्टूडेंट्स के अलावा यूपीएससी, पीएससी और जुडिशियल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के लिए भी है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अब सबसे पहले इस विषय के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। ये केस सुप्रीम कोर्ट में जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से चल रहा है और आज जो हम ऑर्डर एनालाइज करेंगे वो 5 अगस्त 2020 को दिया गया था। अब ये जो 5 अगस्त वाला ऑर्डर था ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने दिया था और इसमें ये कहा कि हम इस पूरे केस को 5 जजों की संविधान पीठ के सामने रेफर कर देंगे। अब जो 10% का ईडब्ल्यूएस कोटा है, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो कोटा है, वो सरकार 103rd अमेंडमेंट एक्ट से लेकर आई थी, यानी कि ये संविधान का 103वां संविधान संशोधन है और इस मामले में टोटल 35 पिटीशंस थीं, जिसको एक साथ क्लब कर दिया गया है। सवाल बनता है कि ये 3 जजेस भी तो डिसाइड कर सकते थे, फिर इस मामले को 5 जजों की संविधान पीठ के सामने भेजने की क्या जरूरत थी? इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में दिया। कोर्ट ने कहा कि इस केस में एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधिक सवाल है जो कि संविधान के इंटरप्रिटेशन से रिलेट करता है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टेटमेंट के पीछे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं। जब मेरे टीचर मुझे आर्टिकल 15 और 16 पढ़ाने वाले थे तो उसके एक दिन पहले ही उन्होंने क्लास में अनाउंस कर दिया था कि कल आप अपनी कास्ट को अपने घर पे रख के आइएगा। अब मैं तो आपसे ये नहीं कह सकता क्योंकि ऑलरेडी लॉकडाउन में आप अपने घर पे ही हैं, लेकिन इस वीडियो को आप प्रो रिजर्वेशन या एंटी रिजर्वेशन मानने की बजाय एक एकेडमिक एनालिसिस मान के देखिएगा। और देखिए, हमारी भारतीय सभ्यता में शास्त्रार्थ का बहुत बड़ा महत्व है। शास्त्रार्थ मतलब स्कॉलर्स में आपस में डिबेट होना। ये टीवी डिबेट्स की बात अगर हम छोड़ दें तो अभी भी हम एक डिबेटिंग सोसाइटी हैं और एक मूवी आई थी जो कि बैन हो गई थी, बट बाद में उस पे से बैन हटा दिया गया, 80 घाट। उसमें इस चीज को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है कि कैसे एक चाय की दुकान पे वेरियस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोग आपस में डिबेट करते हैं। और सिर्फ शास्त्रार्थ ही नहीं बल्कि हमारे कल्चर में इज्तिहाद भी है, यानी कि किसी चीज को पढ़ के खुद से डिबेट करना, खुद से सवाल पूछना। तो डिबेट करते रहिए, अपने पॉइंट्स रखते रहिए। हो सकता है आपको किसी की बात ना समझ में आए, लेकिन आप और आपका कॉन्शियस हमेशा डिबेट कर सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो में आर्टिकल 15 और 16 को एक समराइज्ड फॉर्म में देख लेंगे और रिजर्वेशन इन प्रमोशन के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने इन दोनों आर्टिकल्स को डिस्कस किया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। अब ये जो 103वां संविधान संशोधन है, इसमें 2 आर्टिकल्स में बदलाव किए गए और आर्टिकल 15(6) में ये कह दिया गया कि राज्य इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए लॉ बना सकता है जो कि क्लॉज 4 और 5 में नहीं दिए हैं, यानी कि SC, ST, OBC के अलावा बाकी के जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए ये संशोधन लाया गया है। इसके अलावा राज्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशंस के लिए भी इस संबंध में प्रोविजंस बना सकते हैं, एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो कि आर्टिकल 30 में दिए गए हैं, क्योंकि आर्टिकल 30 में फंडामेंटल राइट दी गई है कि जो देश के माइनॉरिटीज हैं उनका ये अधिकार होगा कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकें और उसको मैनेज कर सकें। अब ये चीज मुझे उतनी सही नहीं लगती क्योंकि देखिए, सिर्फ हिंदुइज्म में ही नहीं कास्टिज्म है, बल्कि भारत में हर रिलीजन में कास्ट डिवीजन है और हर रिलीजन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रिजर्वेशन का फायदा मिलता है जबकि कुछ लोगों को नहीं मिलता, तो इसलिए ये एक्सेप्शन नहीं रखना चाहिए था। इसके अलावा आर्टिकल 16(6) में ये कहा गया है कि स्टेट के पास पावर होगी कि वो मैक्सिमम 10% तक ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। आर्टिकल 15 में हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा था, जबकि आर्टिकल 16 में अपॉइंटमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन के बारे में। फिर आते हैं हम याचिकाकर्ता के आर्गुमेंट्स पर। यहाँ पर जो लीडिंग याचिकाकर्ता हैं वो हैं जनहित अभियान, जो कि एक एनजीओ है
तो यहाँ पर इनका ये कहना था कि ये जो संविधान संशोधन है ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल देता है। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हमने केशव नंदा भारती वाले केस में पढ़ी थी। यहाँ पर इनका ये भी कहना था कि संविधान में सिर्फ सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए अफर्मेटिव एक्शन लेने की बात की गई है। यहाँ पर अफर्मेटिव एक्शन का मतलब है कि सरकार ऐसे एक्शन लेगी जिससे कि समाज में डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो। अब इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। मान लीजिए 1947 में भारत में सिर्फ 25% जनता अपर कास्ट की थी, लेकिन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन 60% का था, जबकि जो रिजर्व्ड कैटेगरी वाले लोग थे उनकी पॉपुलेशन 75% थी, लेकिन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 20% का था। और इसी वजह से हमारे जो संविधान के रचयिता थे उनको ये लगा कि सिर्फ राइट टू इक्वालिटी ही दे देना सफिशिएंट नहीं होगा, बल्कि इस डिफरेंस को कम करने के लिए अफर्मेटिव एक्शन लेना होगा, और इसलिए हमारे संविधान में रिजर्वेशन के प्रोविजंस डाल दिए गए। यहाँ पे याचिकाकर्ता ने आगे ये भी बोला कि सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया बैकवर्डनेस को नहीं डिटरमाइन कर सकता, और ये चीज इंदिरा स्वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में दी गई थी। अब फिलहाल के लिए ये मैटर सब जुडिस है, लेकिन फिर भी हम इसमें अपने विचारों को रख सकते हैं क्योंकि ये मैटर पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है और इसीलिए पब्लिक डोमेन में इस पे डिबेट की जा सकती है। अब यहाँ पर ये जो बात कही गई है इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलोन, इस पे मेरा मानना है कि ये जो संविधान संशोधन लाया गया था ये सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पर नहीं लाया गया, क्योंकि वहाँ पे ये भी लिखा गया है कि जिन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिला उनमें से जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में आते हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। अच्छा, जब ये संविधान संशोधन आया था तो हमारे देश की मीडिया, अब पता नहीं वो कौन सी किताब से पढ़ते हैं या फिर वो किसी संविधान संशोधन को या फिर गवर्नमेंट के किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते हैं मुझे नहीं पता, बट उस समय पर ये बड़ा प्रचार प्रसार किया जा रहा था कि ये सवर्णों के लिए आरक्षण है। अब सवर्ण का मतलब क्या? सवर्ण का मतलब जो कि वर्ण व्यवस्था में आते हैं, और वर्ण व्यवस्था हिंदुइज्म का पार्ट है। इस्लाम में या फिर क्रिश्चियनिटी में या फिर सिखिज्म में वर्ण व्यवस्था तो नहीं फॉलो होती। खैर अब तो हिंदुइज्म में भी नहीं फॉलो होती, लेकिन जब आप सवर्ण कहते हैं तो आप सिर्फ हिंदूज की बात करते हैं, जबकि इस संविधान संशोधन का लाभ मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को, सिख्स को, सबको मिलेगा, बल्कि उन सारे लोगों को मिलेगा जिनको आज तक रिजर्वेशन नहीं मिला, इंक्लूडिंग जो वेरियस कास्ट हैं हमारे देश में जो रिजर्वेशन के लिए आंदोलन करती हैं, फॉर एग्जाम्पल जाट, गुर्जर, पटेल्स एक्सेट्रा, तो वो सब लोग इसमें कवर हो जाएंगे। तो इसलिए सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे ये संविधान संशोधन नहीं लाया गया है, बल्कि बैकवर्डनेस के प्रोविजन से जिन लोगों को लाभ नहीं मिला उनके लिए ये प्रोविजन बनाया गया है। इसके बाद याचिकाकर्ता का ये भी कहना था कि इंदिरा स्वाइनी वाले केस में 50% का कैप लगाया गया था रिजर्वेशन के ऊपर, मतलब किसी भी समय पर 50% से ज्यादा सीटें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्व नहीं की जानी चाहिए। अब यहाँ पे जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुनेगा तो उसके सामने एक और सवाल आएगा कि ये जो EWS वाला रिजर्वेशन है ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है या फिर वर्टिकल रिजर्वेशन है। अब इन दोनों चीजों को समझ लीजिए, क्योंकि ये जो 50% वाला क्राइटेरिया है ये वर्टिकल रिजर्वेशन में अप्लाई होता है। वर्टिकल रिजर्वेशन में SCs, STs और OBCs को जो रिजर्वेशन दिए जाते हैं वो आते हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में महिलाओं को रिजर्वेशन जो मिलता है वो आता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो रिजर्वेशन होता है वो भी आता है, और जो वेरियस अदर रिजर्वेशन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्मी पर्सनल्स के बच्चे या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो डिपेंडेंट्स हैं वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आते हैं। अब होता क्या है, मान लीजिए टोटल 50% ऑफ सीट्स रिजर्व की गई, जिसमें से 20% शेड्यूल कास्ट के लिए, 20% शेड्यूल ट्राइब के लिए और 10% OBCs के लिए सीट्स रिजर्व की गई। बाकी की जो 50% सीट्स हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए हैं। अब यहाँ पर जब हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगाएंगे तो इसका क्या अर्थ होगा? मान लीजिए हमने कहा कि वुमेन के लिए 5% सीट्स हम रिजर्व करेंगे, तो ये 5% इन सभी कैटेगरीज के ऊपर लागू होगा, यानी कि इन सारी कैटेगरीज में जितनी भी सीट्स होंगी उनमें से 5% वुमेन को दी जाएगी। मतलब मान लीजिए कि यदि कोई महिला SC कैटेगरी की है तो उसको इस 20% का लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही साथ उसको इस 5% का भी लाभ मिलेगा, और यदि कोई महिला जनरल कैटेगरी की है तो उसको सिर्फ इस 5% का लाभ मिलेगा।
तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आने वाले समय में यही सवाल होगा कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनाई गई है ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में है या फिर वर्टिकल रिजर्वेशन में है। अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50% वाले कैप पे एक और बात कही कि ये जो 50% वाला क्राइटेरिया है ये ऑर्डिनरीली तो फॉलो किया जाता है, लेकिन ये रूल कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को नहीं रोक सकता। देखिए इस पॉइंट से हमको दो और इश्यूज मिलते हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकता है। पहला, लेजिस्लेटिव सुपीरियोरिटी, मतलब कि जो तीनों ब्रांचेस हैं अंडर दी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इनमें अगर क्लैश की स्थिति बनती है तो लेजिस्लेचर ऊपर माना जाएगा, क्योंकि लेजिस्लेचर में जो लोग हैं वो जनता के द्वारा चुने गए हैं और अल्टीमेटली जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन की वो वी द पीपल से आती है, जो कि प्रियम्बल के शुरू में लिखा हुआ है। और जब ये सवाल उठेगा तो जुडिशियल रिव्यू के स्कोप पे भी बात होगी और जुडिशरी ने टाइम एंड अगेन जुडिशियल रिव्यू को भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि हर लॉ का जुडिशियल रिव्यू जुडिशरी कर सकती है, चाहे वो शेड्यूल 9 वाले केस में हो, चाहे वो NJAC वाले केस में हो, यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि सरकार लेकर आई थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था। और दूसरा पॉइंट ये भी होगा कि क्या जो जज मेड लॉ है वो पूरी तरीके से बाइंडिंग है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के अंडर, और क्या जज मेड लॉ को सिर्फ जुडिशरी ही बदल सकती है। अब ये भी काफी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि शाहबानो वाले केस में यही चीज हुई थी कि कोर्ट ने कुछ और डिसीजन दे दिया था और लेजिस्लेचर ने उस डिसीजन को पलटने के लिए अलग लॉ ले आई, और यही चीज हाल ही में SC/ST एक्ट के विषय में भी हुई थी। अच्छा, जब हम इस केस को एनालाइज कर रहे हैं तो हमको अपने प्रियम्बल को भी देखना होगा। अब वी द पीपल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, फिर आजकल बात सेक्युलरिज्म को भी लेकर होती है। अच्छा, सेक्युलरिज्म के विषय में आप सिर्फ दो बात जान लीजिए। पहला ये कि सेक्युलर का जो ट्रांसलेशन लिखा गया है हिंदी के संविधान में वो लिखा गया है पंथ निरपेक्ष, जबकि आम बोलचाल की भाषा में और मीडिया में भी सेक्युलर को बताया जाता है धर्मनिरपेक्ष, जबकि धर्मनिरपेक्ष जैसा कोई भी शब्द हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म को अगर हम ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो जो सबसे क्लोज वर्ड आता है इंग्लिश का वो है ड्यूटी, और कोई व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसकी कोई भी ड्यूटी ही ना हो। मतलब आतंकवादी का धर्म क्या है? आतंक फैलाना है। उसका पंथ क्या है? ये देखने वाली चीज है, यानी कि वो इस्लाम को बिलोंग करता है या फिर क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करता है, ये चीज तो हम पता लगा सकते हैं, बट उसका धर्म जो है वो आतंक फैलाना ही है। और जो गवर्नमेंट का धर्म है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है, तो आप इस चीज को ध्यान में रख के चलिएगा। और दूसरी चीज ये कि ये जो सेक्युलर शब्द है ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, और सेक्युलरिज्म के नाम पे यदि कोई बाबा साहब की फोटो लेकर और कहता है कि संविधान खतरे में है, सेक्युलरिज्म खतरे में है, तो वो बहुत ही गलत है, क्योंकि इस शब्द का पर्टिकुलरली विरोध किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है इसका जो ओरिजिनल मतलब था सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, अब ये उस समाज में लागू होता है जहाँ पर किसी पंथ का एक सिंगल रिलीजियस हेड हो। फॉर एग्जाम्पल जो पोप हैं वो एपेक्स अथॉरिटी हैं क्रिश्चियनिटी में, बट इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि इंडिया में बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है। यहाँ पर आज तक नए पंथ बन रहे हैं, अब वो हिंदुइज्म के अम्ब्रेला में आते हैं या फिर इस्लाम के अम्ब्रेला में आते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज के लिए कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। दारुल उलूम के अलग हेड हैं, 3 शंकराचार्य हैं हमारे यहाँ, कबीर पंथी अलग हैं, फिर सिखिज्म में जाएं तो निरंकारी वो अलग हैं। बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है भारत में और वेस्टर्न सोसाइटी में। लेकिन इमरजेंसी के समय पर सिर्फ और सिर्फ जियो पॉलिटिक्स के चलते इंदिरा गांधी जी ये अमेंडमेंट लेकर आई थी, और ये जो अमेंडमेंट था 72nd अमेंडमेंट, ये इमरजेंसी के दौरान हम लोगों के ऊपर इम्पोज किया गया था, क्योंकि उस समय पर कोई भी ऑपोजिशन नहीं था और उस समय पर अमेरिका पाकिस्तान का बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था। और जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया तो इंदिरा गांधी जी के ऊपर काफी प्रेशर था, और उस समय की जियो पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द डाल दिए भारत को USSR का करीबी दिखाने के लिए। अब हमारे टॉपिक में ये वाला फ्रेज आ जाता है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय देना होगा
अपने नागरिकों को। अब देखिए, सामाजिक न्याय में तो हमने रिजर्वेशन प्रोवाइड किया आर्टिकल 15 और 16 में, और पॉलिटिकल न्याय के अंतर्गत हमने लेजिस्लेचर की सीट्स को रिजर्व किया फॉर एससीज एंड एसटीज। लेकिन जब हम इकोनॉमिक न्याय की बात करते हैं तो सिर्फ वेलफेयर स्टेट के अलावा, यानी कि आर्टिकल 38 में जो वेलफेयर स्टेट की बात की गई है, उसके अलावा हमने कोई भी ऐसा अफर्मेटिव एक्शन नहीं लिया था। और इस अमेंडमेंट के थ्रू हमने आर्थिक न्याय के लिए अफर्मेटिव एक्शन लिया है। अब यहाँ पर थोड़ी सी हम बात फ्रेटर्निटी की भी कर लेते हैं। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। देखिए, जो हमारे देश में पॉलिटिकल थॉट है बहुजन समाज का, वो इस मामले में दो धड़ों में बटा हुआ है। एक जो कि EWS कोटे का विरोध करते हैं, और दूसरा वो धड़ा है जो कि इसको सपोर्ट करता है। अब सपोर्ट करने के पीछे इनका ये कहना रहता है कि रिजर्वेशन की वजह से रिजर्व्ड कैटेगरी और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बीच में काफी ज्यादा खटास आ गई है, और यदि हम अनरिजर्व्ड कैटेगरी को भी थोड़ा सा रिजर्वेशन दे देते हैं तो हमारे बीच में भाईचारा स्ट्रांग होगा। अब राज्यसभा के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं रामदास अठावले जी। इनकी आपने कई सारी फनी स्पीचेस सुनी होंगी, और ये जब अमेंडमेंट आया था तब भी इन्होंने काफी अच्छी और फनी स्पीच दी थी। उसमें इन्होंने इसी चीज की बात की थी। अब ये जो रामदास अठावले जी हैं, इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, और ये एक तरीके से महाराष्ट्र के एससीज एंड एसटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एनडीए का पार्ट है, मतलब कि करंट गवर्नमेंट में है। बाकी ऑपोजिशन में ज्यादातर जो बहुजन समाज का इंटेलिजेंसिया है वो इस अमेंडमेंट को अपोज करता है, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर पाती। यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी, जिसकी लीडर मायावती जी हैं, उन्होंने इस अमेंडमेंट के टाइमिंग पे सवाल उठाए थे, बट वोट इसके फेवर में ही किया था। क्योंकि देखिए, जो समाज का पढ़ा लिखा वर्ग है, जिसमें कि रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड दोनों ही आते हैं, वो एक काफी डाइवर्स ग्रुप है, और ये एक मुश्त वोटिंग नहीं करते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज इन लोगों को बेवकूफ नहीं बना पाती। गरीबों को तो ये लोग किसी न किसी मुद्दे पे पोलराइज कर लेते हैं, बट जो पढ़ी लिखी जनता है वो बहुत ही ज्यादा हेट्रोजीनियस है, और कोई भी इन लोगों को नाराज नहीं करना चाहता। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज ने इस अमेंडमेंट का समर्थन किया। फिर आप 26 नवंबर को भी याद रखिएगा, क्योंकि इसको हम संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे और लॉ डे के नाम से भी मनाते हैं। अब देखिए, इंदिरा स्वाइनी वाला केस और आर्टिकल 145 हम इसके पार्ट 2 में कवर करेंगे, जो कि जल्दी ही आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए जम के डिबेट करते रहिए, और अगर इस वीडियो के किसी विचार से आप सहमत नहीं हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।